बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स फॉर्म में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तानी जो है वो हर स्पोर्ट्स में ही अपना नाम पैदा करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी तमाम जो इंटेंशन है और तमाम जो तवज्जो है वो होती है कि हम क्रिकेट को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। बट हमारे शो के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है, कोशिश यही होती है कि जब हम क्रिकेट को हाईलाइट करें वहाँ दूसरे हीरोज़ का भी जिक्र किया जाए। आज का जो हमारा शो है बहुत स्पेशल है। आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। इनकी यूनिकनेस की क्या बात की जाए कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ और काम करते हैं, ये वर्ल्ड चैम्पियन बन गए और अभी तो इनके कारनामे इतने ज़्यादा हैं, मेरा ख्याल है ज़िक्र करना शुरू करें तो बड़ा लंबा एक टाइम हमें चाहिए उसके लिए। 16 साल की उम्र में इन्होंने वो कारनामा अंजाम दिया जो शायद हम सोच भी नहीं सकते, और स्नूकर के ये बादशाह कहलाए जाते हैं। द वन एंड द लेजेंड, द सुपरस्टार एहसन रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। एहसन कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिस एज में बच्चे खेलते हैं, मतलब खेलते तो ओबियसली हैं, लेकिन आप तो ऐसा खेले कि वर्ल्ड चैम्पियन बन गए। और वो कहते हैं, जो एक मुहावरा है कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, काम करूँगा बड़े बड़े, आपने तो वो प्रूव करके दिखाया। तो पहले भी आपको एक दफ़ा इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला जब आप वर्ल्ड चैम्पियन बने थे। इस पर तो हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे आज आपसे। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने मंगनी भी कर डाली, इतनी छोटी निकाह किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो ज़बरदस्त किस्म का काम किया। अभी आपने क्या कसम खाई है कि हर काम छोटी एज में कर लेना है? देखिए कि जब कोई भी इंसान है ना, तो मैं समझता हूँ जब अल्लाह ताला की ज़ात उसे किसी चीज़ से नवाजती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अटैच होना शुरू हो जाती हैं कि मैं समझता हूँ कि वहाँ पे ही इंसान ने एक अच्छा डिसीजन लेना होता है। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा एक बहुत अच्छा डिसीजन था जो मैंने टाइम से ले लिया। चले माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा खुश रखे और ज़बरदस्त किस्म का रहे। और हम उम्मीद करते हैं शादी भी आपकी बहुत जल्दी हो। वो कब तक करनी है वैसे? इंशाल्लाह मेरा एम है कि मैं वापस अपना वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम करूंगा और फिर ही कुछ सोचूंगा। चले, इस वजह से आपकी जद्दोजहद ज़्यादा तेज़ हो जाएगी कि मैंने शादी करनी है और वर्ल्ड कप जीत के आना। ये उनकी तरफ से फरमाइश तो नहीं आई भाभी की तरफ से? नहीं, ये मेरी तरफ, आपकी तरफ से। चले जी, ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा हम क्योंकि हर प्लेयर, मेरा मानना यह है कि लाखों जो आने वाले बच्चे हैं या लोग हैं उनके लिए आप एक स्टार भी हैसियत रखते हो, आइकॉनिक प्लेयर भी होते हो, आइडियल भी होते हो। थोड़ा सा आपकी जर्नी मैं तो जानता हूँ, बट हमारे फ़ैन भी मेरा ख्याल है जानना चाहेंगे। बहुत एक ऐसी इंस्पायरिंग किस्म की आपकी स्टोरी है जो कि मेरा ख्याल है कि मैंने शायद अपनी लाइफ में ऐसी स्टोरी नहीं देखी ना सुनी। थोड़ा सा अपने बारे से बताइए, अपना आपका चाइल्डहुड कैसा था, किन किन मुश्किलात में आपने ये अपना जर्नी स्टार्ट किया, शुरू से ज़रा बताइए। कितने बहन भाई हैं आप, वो कैसे स्टार्ट किया आपने? हम 3 बहनें थी और 3 भाई थे। तो वालिद जो थे उनका चिकन का बिज़नेस था। तो लेकिन जब मैं बहुत छोटा था तो वालदा का इंतकाल हो चुका था। कुछ टाइम बाद घर में ही ये स्नूकर टेबल था। मैं समझता हूँ कि जो मेरे वालिद साहब थे, अगर आज मैं प्लेयर बना हूँ तो उनकी वजह से ही, क्योंकि अगर वो घर में ना टेबल लाते तो शायद मैं कोई और गेम खेल लेता स्नूकर की जगह। तो उनकी वजह से ही मैंने स्नूकर स्टार्ट की। लेकिन पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जब आपके साथ माँ बाप नहीं होते तो आप एक बहुत मुश्किल टाइम होता है। पाकिस्तान में ज़्यादा कह लें, क्योंकि जब पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि अब बच्चे को स्टडी करनी चाहिए। तो भाइयों का भी यही कहना था कि स्टडी कर लो। मैंने यही एम था कि मैं गेम खेलूँगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सब कुछ मैं समझता हूँ कि स्टडी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब हमारे यहाँ पे बच्चा भरा होता है सबसे पहले उसके दिमाग में एक ही चीज़ डाली जाती है कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ बनोगे नहीं। ऐसे ही। तो आप देख लें हमारे मुल्क का क्या हाल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी ज़ाया कर दी स्टडी के पीछे, लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं है। नहीं, उनकी लेकिन स्टडीज़ की हम इम्पोर्टेंस को तो अंडरमाइन नहीं कर सकते ना। जो एजुकेशन के साथ इंसान ग्रो करता है, फ्लरिश करता है, उसकी नर्चरिंग जो होती है उसमें तो रोल बहुत ज़्यादा एजुकेशन का। जी बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था कि देखिए स्टडी जो है वो इंसान को बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन कम से कम वालिदैन को इतनी इजाज़त देनी चाहिए कि खुद अपनी मर्ज़ी की जो बच्चे का पैशन है जो भी आपको फील्ड अच्छी लगती है उसमें जाना चाहिए। किसी चीज़ से रोकना नहीं चाहिए, और चाहे वो कोई भी गेम है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे देखें, ज़रूरी नहीं है कि इंसान के पास कोई चीज़ हो। मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, ना वालिद का साया था ना वालदा का, तो कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या एज थी आपकी जब आपके पेरेंट्स की डेथ हुई? मेरी 7 साल की है। अच्छा,
तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत मुश्किल टाइम था कि यहाँ तक कि मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेलने जानी होती थी तो मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं थे होते, क्योंकि नेशनल का जो इवेंट है कराची में होता था। तो फर्स्ट टाइम तो मैं चला गया, मुझे पता नहीं था कराची कैसे जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने एक हिम्मत से नवाजा था, कह लें कि मैं 8 साल की एज में यहाँ से इस्लामाबाद अकेले गया था नेशनल अच्छा। खेलने। अंडर 17 हुई थी, तो 12 साल की एज में मैं किसी यहाँ, से परमिशन तो ओबियसली पेरेंट नहीं थे, तो किसी बहन भाई ने रोका नहीं आपको? सब रोकते थे कि नहीं जाना। बस मेरा यही, लास्ट टाइम भी जब मैं नेशनल चैम्पियनशिप खेला था तो यहाँ से कराची में अकेले ही गया था। अच्छा। तो बस यही होना चाहिए कि इंसान, अच्छा, जब पेरेंट्स की जब आपकी डेथ होगी तो किसने आपकी लुक आफ्टर की, किसके पास आप रहते थे? और आपका ओबियसली एक बंदे की रिक्वायरमेंट होती है, खाना पीना कपड़े और एजुकेशन भी आपकी कुछ चल रही थी, तो वो किसने आपको सब कुछ देखा? भाई थे, भाई कहते थे स्टडी कर लो। मेरा ये कहना था मैं स्टडी भी करूँगा गेम भी खेलूँगा, वो कहते ऐसे नहीं होता, एक काम करो। तो इसकी वजह से भाई के साथ मेरी इस चीज़ में बहस हो जाती थी, तो डांटते थे, तो फिर मैं नाराज़ होके जो मेरी बड़ी सिस्टर है उनकी तरफ चला जाता था। तो ज़्यादा मुझे उन्होंने ही अपने पास रखा है और एक माँ की तरह कह लें कि उन्होंने मुझे एक पाला है अपने बेटे की तरह। अच्छा, तो आपकी क्या एज थी जब आपने स्नूकर खेलनी शुरू की? और अच्छा, हमारे कल्चर में ना एक थोड़ा अलमिया भी है, स्नूकर का एक टैग लग गया है कि जो बिल्कुल फारग लड़का है, जो पढ़ाई नहीं करता या जो आवारा है, वो स्नूकर क्लब में जाता है, या बहुत एलीट क्लास खेलती है, या जो बिल्कुल ही कुछ भी बच्चा नहीं करता। तो क्या ये रियलिटी है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे था, जब मैंने स्टार्ट की थी ऐसे ही था, क्योंकि तब कोई भी स्नूकर क्लब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं था। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस टाइम खेले जाने वाली गेम जो इंडोर है वो स्नूकर है। 5000 से ज़्यादा क्लब हैं लाहौर में ही सिर्फ इंटरनेशनल लेवल के। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको सोच चेंज करनी चाहिए, कोई भी अगर बच्चा स्नूकर खेलता है तो एक बार का उसका भाई या उसके कोई भी वालिद साहब हैं, एक बार उसके साथ क्लब जाए। जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टेबल देखते हैं, माहौल देखते हैं, तो मेरा अंदाज़ा है कि सिनेरियो बदल जाएगा देखने का स्नूकर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, किस एज में आपने स्टार्ट की और कब आपको लगा कि मैं जो हूँ ना इंटरनेशनल लेवल पे या इवन नेशनल लेवल पे मुझे खेलना चाहिए, मेरे अंदर तो सारा टैलेंट मौजूद है, या किसी ने आइडेंटिफाई किया आपका टैलेंट? 2017 में मैंने जब फर्स्ट टाइम अंडर 18, खेलना कब शुरू किया? उस टाइम क्या एज थी आपकी जब बिल्कुल आपने पहली दफा स्टिक पकड़ी? और 7-8 साल की एज थी। अच्छा। तो वो घर में ही खेल लेते थे, लेकिन 2017 में जब मैं पहली बार नेशनल चैम्पियनशिप खेलने गया तो मैं क्वार्टर फाइनल हारा था। तो जिससे मैं क्वार्टर फाइनल हारा था वो अंडर 18 का वर्ल्ड कप जीत गया था चाइना में। तो मैच बहुत टफ हुआ था उसका मेरा, लेकिन जब वो वर्ल्ड कप जीत गया ना तो एक ही दिल में बात आई कि अगर ये वर्ल्ड कप जीत सकता है तो मुझे स्नूकर खेलनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि उसका मेरा मैच बहुत अच्छा हुआ था। तो वहाँ से मुझे एक फीलिंग आई और हमेशा से यही उम्मीद थी कि मैं इंटरनेशनल खेलने जाऊँ। लास्ट टाइम भी मैंने जब कोविड आया था तो मैंने 3 टूर्नामेंट इंटरनेशनल खेलने थे, अंडर 16, अंडर 18 और अंडर 21। तो कोविड की वजह से 2 साल कह लें कि वो जो मैंने काटे अजियत के कुछ भी नहीं था। एक ही उम्मीद थी कि इंटरनेशनल टूर खेलूँगा और कुछ करूँगा और कुछ बन जाऊँगा। लेकिन वो जो 2 साल थे, उन 2 सालों में मेरे वो टूर भी ज़ाया हो गए। लेकिन मैंने जाना था जूनियर में जी, लेकिन वापस फिर वो जो 2 साल थे कोविड के, आपको पता है कैसे गुजरे थे। लेकिन सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप के लिए मैंने क्वालिफाई किया और मैं वाहिद फर्स्ट प्लेयर था पाकिस्तान में जूनियर जिसने सीनियर में इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई किया था। और आपकी जो एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि आप सीनियर में जीते हैं या जूनियर में, वो भी ज़रा क्लियर कर दें, किस में आपने जीता? देखिए, जब मैं जा रहा था खेलने तो ना क्लब में जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो वो मुझे कह रहे थे कि एहसन अंडर 18 जो वर्ल्ड कप है ना वो तो हमारा ही है। अच्छा। तो उस टाइम मैंने बोला था एक चीज़ कि मैं अंडर 18 नहीं, मेरी ख्वाहिश है मैं सीनियर जीतूँ। तो कह लें कि वो एक कबूलियत का टाइम था। तो सेम वैसे ही हुआ, जब मैं इंटरनेशनल खेलने के लिए चला गया तो अंडर जो 21 थी, अंडर 18 हुई नहीं। अच्छा, जो आपकी सिलेक्शन पहले हुई, इसकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ। इसमें जो आपकी सिलेक्शन हुई वो कौन सा इवेंट था जो आपने, जिसमें आपकी पार्टिसिपेशन के लिए आपने क्वालिफाई किया सीनियर के लिए? ये नेशनल चैम्पियनशिप होती है। पहले पंजाब कप खेलना होता है आपको। पंजाब कप में तकरीबन 700 प्लेयर्स होते हैं। उसमें से टॉप 8 को निकाल के नेशनल चैम्पियनशिप के लिए लेके जाते हैं। नेशनल चैम्पियनशिप में जो 1 और 2 होते हैं टॉप,
ठीक है, वो इंटरनेशनल के वो लिए चले। इंटरनेशनल के लिए करते हैं। उसमें आपकी क्वालिफिकेशन हुई जी, और वो अब आप जीते नहीं थे, आप हार गए। फाइनल हार गए। डिसाइडिंग फ्रेम था, तो फाइनल में हार गया। तो अच्छा, जब वो फाइनल हारे तो ओबियसली आपको दुख तो 100% हो गई, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन होगी। अच्छा, ये सीनियर का क्वेश्चन था, तो फिर सीनियर में जब आपका नाम आपका आ गया कि आप जूनियर में नहीं खेल रहे, सीनियर की वो क्या फीलिंग थी? वो कह लें कि जब मैंने फाइनल खेला था ना, तो मैंने बोल दिया कि मैं इंटरनेशनल टूर के लिए जा रहा हूँ ना सीनियर में, अच्छा, मीडिया को। तो मुझे कॉल आ गई फेडरेशन की तरफ से, नवीद भाई हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों बोला है? तो मैंने कहा मैं जाऊँगा, जाहिर बात है टॉप 2 प्लेयर्स आते हैं। तो उन्होंने मुझे तंग करने के लिए बोला कि ना नहीं आप नहीं जा रहे। नहीं, उन्होंने शायद इसलिए बोला होगा आपकी तो टेबल तक आप पहुंचते ही नहीं है। ये मैंने एक ना सेपरेट क्वेश्चन है, ये ज़्यादा पूछता हूँ मैं जी, आपसे। जी, क्योंकि देखे ना, मेरे पीछे जो प्लेयर थे, मोहम्मद आसिफ थे, क्या बात। सज्जाद भाई थे, बाबर भाई थे, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर थे कि जो बाइट से टाइटल लेकर आए थे। तो मैंने उन्हें बीट करके मैं आसिफ साहब तो 2 दफ़ा के चैंपियन रह चुके हैं। मैंने क्वार्टर फाइनल नेशनल चैंपियनशिप का आसिफ भाई से जीता था। अच्छा, माशाल्लाह। और जब मैंने क्वालिफाई तो कर लिया, अब जो सिलेक्शन का टाइम आया तो वो तो सोच में पड़ गए अब क्या होगा कि हम आसिफ भाई को या किसी प्लेयर को भेजें तो टीम ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर मैं भी उनकी जगह टोटल होता, कितने लोग इन्होंने सेलेक्ट किए? 2 प्लेयर ही 2 चाहिए। प्लेयर करने थे, अब ठीक। प्लेयर 2 जाने हैं, तो अब वो सोच रहे हैं कि क्या करें, लेकिन एक दिल में बात आ ही जाती है ना कि अगर आसिफ होगा तो टीम ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये मेरे भी दिल में था कि ऐसा ना हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे पहले वैसे ही उन्होंने डराया कि आप नहीं जा रहे, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने रोना इसलिए शुरू किया, मैंने कहा 2 साल कोविड में सब्र किया, अब ये नेशनल चैंपियनशिप में अगर फाइनल में क्वालिफाई किया तो अब उम्मीदवार पहले ही बहुत ज्यादा है, तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो ये उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन होती है, वो अपनी मर्जी से select नहीं नहीं, वो नहीं अपनी मर्जी से कर सकते, लेकिन आपको तंग कर रहे थे। मुझे तंग कर रहे थे। अच्छा, कोई भी प्लेयर हो अगर टॉप 2 में आ जाता है तो वो उसे मस्त जाएगा। वो जाएगा ही जाएगा। तो मैं काफ़ी छोटा था, नहीं समझा इस चीज़ को, तो मैंने तो रोना शुरू कर दिया। खैर 1 माह बाद कॉल आई कि ना एहसन पासपोर्ट किधर है? मैंने कहा पास है। अब मुझे अच्छा, वो तैयारी आपने की हुई थी। मैंने कहा पास है, कहते मुझे सेंड कर दे। मैंने सेंड किया, तो जब इंटरनेशनल पे जाने का टाइम आ गया तो सबको उम्मीद यही थी, पूरी फेडरेशन को भी यही उम्मीद थी कि जो अंडर 21 वर्ल्ड कप है ना, वो हम जीत जाएंगे, ये लेकर आए, उम्मीद थी सबको। तो अंडर 21 में तो मैंने क्वार्टर फाइनल में हार गया, लेकिन उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था मैंने 147। हाँ, वो बताया था बिल्कुल आपने। जी, वो जरा डिटेल में बताइए, वो क्या यूनिकनेस है आपने? वो ये है कि स्नूकर टेबल पे होते हैं 15 रेड बॉल, ठीक है। आपने एक रेड बॉल पोर्ट करना है और ब्लैक बॉल पोर्ट करना है, और कोई कलर नहीं करना, हर रेड के साथ ब्लैक ही करना है। ठीक है। ब्लैक की पोजीशन पे वाइट आएगा, आप ब्लैक करेंगे, फिर रेड ऐसा लेंगे कि वापस ब्लैक आ जाए। ब्लैक आ जाए। वो करके आप क्लीनेस करें तो 147 होता है। अच्छा, और कितनी दफा किया आपने? वो जब कह लें कि जब से वर्ल्ड कप हो रहा था आज तक नहीं लगा। अच्छा। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में है कि जब से पाकिस्तान की स्नूकर बनी है, किसी पाकिस्तान के प्लेयर ने वर्ल्ड कप में 147 नहीं मारा। क्या बात। ना ही वर्ल्ड के प्लेयर ने मारा था। तो 147 तो मैंने मार दी, लेकिन मैं 147 मारने के बाद वही मैच हार गया। मैच तो हार गया, लेकिन देखें ये ऐसे ही कंडीशन है कि यहाँ पे अगर कोई प्लेयर मैच हारे ना ऐसा काम करके, तो मैं समझता हूँ कि मेंटली वो इतना टूट जाता है कि गेम में वापस आना मुश्किल हो जाता है। और हमारा सिस्टम ऐसा है कि ना हमारे साथ कोई कोच होता है, ना कोई ऐसी चीज़ होती है समझाने वाली। सही। ये तो जब आप ट्रैवल करते हो, जैसे आपने डिफरेंट ट्रैवल किए, टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन की, तो कोई कोच वगैरह साथ नहीं होता कोच या मैनेजर होते हैं? सिर्फ मैनेजर होते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो मैनेजर का क्या रोल होता है जब आपने करना खुद है सब कुछ? तो मैनेजर क्या करते हैं? मैनेजर का यही रोल होता है कि वो मैनेजर जो है वो खुद इंटरनेशनल रेफरी भी हैं, वो वहाँ पे अपना काम करते हैं, हम अपनी गेम खेलते हैं। अच्छा, वो उसके अलावा कोई आपको गाइड करने या समझाने के लिहाज से कुछ उनका रोल? समझाने के देखें, कोई भी अगर एक कोच होगा ना तो वो हमारे साथ पूरा साल होगा, मतलब जब भी नेशनल चैम्पियनशिप आई, कोई इवेंट आएगी तो हमारे साथ होगा, तो जो ज़हन है वो मिल जाएगा, मेंटल लेवल उसे मेरा समझ आ जाएगा, मुझे उसका समझ आ जाएगा। तो लेकिन जब एकदम कोई भी बंदा आपको बताएगा कि ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, तो आप मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही डबल माइंड हो जाओगे। बिल्कुल सही।
तो वो मैं मैच तो हार गया, अब कोई समझाने वाला भी नहीं था। चला गया रूम में, ये क्या किया, बैठ के सोच रहा हूँ ये क्या हो गया। और ये फाइनल था, ये भी ये क्वार्टर क्वार्टर फाइनल फाइनल था, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो टूर्नामेंट मेरा था, ये क्या हो गया। लेकिन अब एक ही चीज़ थी अंदर के, यहाँ पे आ गया हूँ, अब कुछ करके ही वापस जाना है, क्योंकि वापस बहुत टफ है कि आप क्वालिफाई होके वापस टूर लें। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को ऐसी इज्जत से नवाजा कि सेमीफाइनल में 3 प्लेयर पाकिस्तान के थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। इस पे हम इधर से कंटिन्यू करते हैं, अभी छोटा सा लेते हैं ब्रेक से वापस आके जो चैंपियनशिप इन्होंने जीती उस हवाले से डिटेल में डिस्कशन करते हैं। डोंट कन्वे, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, और हम एहसन रमज़ान से बात कर रहे हैं। अच्छा एहसन, ये बताइए, जूनियर का आप क्वार्टर फाइनल हार गए और उसके राइट आफ्टर दैट आपका जो सीनियर था उसका इवेंट का आगाज़ होना था। वो जो 2-3 दिन का टाइम था वो कैसे गुजारा आपने? पहले 2-3 दिन का जो टाइम था वो बस रूम में बैठ जाता था, वेन्यू जा नहीं रहा था, वेन्यू किस मुंह से जाऊँ क्योंकि वेन्यू में फाइनल भी हो रहा था। मैंने कहा सेमीफाइनल वाले दिन नहीं मैं गया, फाइनल जिस दिन था तो मैंने कहा ठीक है जाके अब चले ही जाता हूँ, कितना रूम में बैठ बैठ के क्या कर लूँगा यहाँ पे। पहली बार ही गया था पाकिस्तान से बाहर, तो क्या कर लेता। खैर चला गया वेन्यू, आसिफ भाई और सजाद भाई आ गए थे क्योंकि अगले दिन टूर्नामेंट स्टार्ट था हमारा जी। तो जब हम तीनों बैठ गए तो फाइनल हो रहा था, तो जब वो खेल रहे थे तो आसिफ भाई मेरी तरफ ऐसे दे ये तुम्हें जीतना चाहिए था और तुम क्योंकि वो मुझे जानते थे और आसिफ भाई का कह ले कि बहुत किरदार है मुझे ऊपर लाने में, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था 10 से 11 साल का था तो आसिफ भाई मुझे घर लेने आए थे। सही। कि ये बच्चा हमें दें, हम इसे, उनके कोच भी थे साथ उस्ताद शाहिद, तो उन्होंने कहा ये बच्चा हमें दें हम इसे रखेंगे। कह ले कि 2 से 3 साल मतलब में आसिफ भाई के साथ ही मैं बिल्कुल। अटैच रहा। तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा, बचपन से मुझे जानते थे, तो कहते नहीं यार दुख हुआ, काम तेरा था इधर। मैं कहा चले अल्लाह ताला कुछ और सोचा कोई बात नहीं। मैं चले हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सीनियर की कैटेगरी का वर्ल्ड चैंपियनशिप आ जाती है और आप उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। आपका जर्नी थोड़ा सा, अगर आप अपने मैचेस को देखें तो बड़े टफ मुकाबले भी आपके, कौन सा सबसे टफेस्ट मुकाबला आपको लगा पूरे जर्नी में? सेमीफाइनल फाइनल का मैं अलहदा पूछूंगा आपसे। प्री क्वार्टर था, इजिप्ट का प्लेयर था, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि उससे पहले मैंने मैच देखा था उसका बैठ के, तो 2 फ्रेम उसने खेले कंसेक्टिव, उसने 2 सेंचुरी मार दी तो मैं बैठ के देख रहा था, तो उसने जब 2 सेंचुरी पहली मारी तो मैं बैठा रहा दूसरी मारी तो मैंने कहा चलो ठीक है उठ के चला गया। बस ये समझ आ गया था कि कल कुछ ना अलग करके जीतना होगा, क्योंकि एक वाइज अलग गेम होती है टेक्निकल और फोटिंग अटैक अलग होता है। तो मैं समझ गया था कि अब क्या करना है, कुछ अलग ही करना होगा। तो वो मैच मैंने कहने के इतना ऐसे मैंने उसे टेक्निकल भी और अटैक के हिसाब से भी मुझे इतना केयरफुल खेलना पड़ा कि केयरफुल खेलने का ये नतीजा हुआ कि मैं वो 5-0 जीत गया। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। अच्छा फिर आगे क्वार्टर फाइनल जीते, फिर सेमीफाइनल आपका अपने मेंटोर कह ले, उस्ताद कह ले, उन्हीं के साथ पड़ गया, मोहम्मद आसिफ जो 2 दफ़ा के वर्ल्ड चैंपियन थे। वो बताएं क्या कैसी फीलिंग थी? अब उनके साथ मुकाबला है, एक तरफ आपका उस्ताद है और दुनिया की सबसे बड़ा स्टेज पे भी आप दोनों बंदे मुकाबल है, तो पहले क्या फीलिंग थी और जीतने के बाद, उनको हराने के बाद क्या फीलिंग थी? इरफान भाई आप ये देख लें कि मैं समझता हूँ कि जो आसिफ भाई है ना, जब तक उन्होंने जो कर दिया है ना पाकिस्तान के लिए, मैं कहता हूँ कि शायद ही माँ कोई ऐसा बेटा स्नूकर में वापस आपको दे। वाह। जिस दिन मेरा सेमीफाइनल था मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो इंसान मुझे लेके गया, जिसके साथ मैंने एक टाइम गुजारा, कह लें कि ये एक अलग ही एक अनोखा ही वर्ल्ड कप था कि जिसमें और भी अल्लाह ताला पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन देंगे। लेकिन जब आसिफ भाई के साथ मेरा सेमीफाइनल था तो मेरी एक अजीब सी कैफियत थी, कह लें कि मैं रोया भी और हंसा भी, खुशी भी इस चीज़ पे हुई कि जो इंसान मुझे घर से लेके गया, मैंने एक टाइम गुजारा उसके साथ, आज एक पराए मुल्क में एक इंटरनेशनल वेन्यू के अंदर मैंने उसके साथ खेलना है,
तो रोया भी और खुशी बहुत ज़्यादा थी इस चीज़ की कि एक चीज़ का मुझे अंदाज़ा था, क्योंकि वो पाकिस्तान कैसा प्लेयर है, उसे जीतने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। कोई भी किसी भी कंट्री का प्लेयर उसे कोई कुछ भी कर ले, किसी बात से जीतेगा। कहने के लेजेंड है वो हमारी स्नूकर का। बिल्कुल ऐसे। तो जैसे भी करके पहला फ्रेम जब स्टार्ट हुआ तो मेरे थे टेबल पे 5 रेड थे, 60 स्कोर की मेरी लीड थी। तो मैं फ्रेम सेव करके बैठा था, तकरीबन के पहला फ्रेम जीत जाऊंगा, थोड़ी गेम चेंज होगी। प्रेशर काफ़ी था मेरे ऊपर, वो पहले भी 2 टाइम उन्होंने बहुत चीज़ें फेस की थी अपनी लाइफ में। तो वही फ्रेम उन्होंने मेरा 5 रेड क्लीनेस कर दी, उन्होंने 65 की, फ्रेम ही हार गए। तो कर कर आके फिर बहुत टफ मुकाबला रहा। जो डिसाइडिंग फ्रेम था तो कह लें कि मैं गेम से आउट था 1 रेड पे। मुझे 2 फाउल चाहिए थे, 2 स्नूकर बना के गेम में आना था और क्लीनेस करनी थी। कह लें कि वो अल्लाह ताला का एक मौजज़ा था। मैंने 1 फाउल लिया। उस टाइम जो मेरी बॉडी लैंग्वेज थी वो लूज़ नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की एक रहमत थी मेरे ऊपर। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मैच हार गया। मैंने कहा नहीं, अभी मैच है, क्योंकि उससे पहले एक फ्रेम आसिफ भाई मेरे से 3 फाउल लेके जीते थे। तो मैंने कहा ये जीत सकते हैं तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। नहीं तो जब वो माशाल्लाह आप उनसे जीते और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ये शागिर्द ये क्या, ये उस्ताद को ही हरा दिया। जब वो जीते तो मैं, जब वो फाइनल जीता, मैं सजदे में गया। नहीं फाइनल का तो मैं लगा आपसे पूछते, सेमीफाइनल का पूछ। हाँ डिसाइडिंग फ्रेम, हाँ। जब मैं लास्ट फ्रेम था जी। उनके साथ, तो जब वो मैं जीत के सजदे में चला गया तो उन्होंने जब मुझे आके बकरा उठा के ऐसे गले से लगाया ना, तो वो पिक जो थी वो बहुत वायरल हुई। उन्होंने जिस तरह मुझे लगाया था ना, और उनकी भी जो कैफियत होगी थी मेरी भी, कि वो भी एक होता है ना इंसान को, क्योंकि एक जो प्लेयर है ना, प्लेयर से वो अलग चीज़ है। उसका ये होता है कि यार मैं ही जीत जाऊँ, ठीक है, हर प्लेयर का मेरा भी यही हाँ, है। वैसे ही। तो लेकिन उनके अंदर एक कैफियत जितना जो कि यार मैं इसको कहाँ से पकड़ के लाया था, तो आज ये यहाँ था, हाँ, तो फाइनल आज खेलने ये जा मुझे रहा भी जीत गया। तो उनके अंदर भी एक ये चीज़ मैंने महसूस की थी। तो फाइनल में जब पहुंच गए तो मुझे उन्होंने बोला था कि एहसन, अगर मैं होता ना तो मैंने सुबह फाइनल नहीं कहीं जाने देना था, बिल्कुल सही। अगर मैं होता। लेकिन अब मेरी जगह पे तू है, तो मैं दुआ करूँगा अल्लाह पाक खैर करे, कुछ नहीं। और माशाल्लाह फाइनल आया, और फाइनल फिर जो अब आमिर के साथ था, ईरानी प्लेयर, फाइनल भी बड़ा हमने देखा, ज़बरदस्त था। उस रात नींद तो आपको आई नहीं होगी, मेरा ख्याल है डेफिनेटली नींद नहीं आई होगी। कैसा रहा फाइनल, और फाइनल की सबसे खूबसूरत मोमेंट क्या थी, जीतने के अलावा ड्यूरिंग मैच कोई चीज़ शेयर करना चाहें? कह लें कि अल्लाह पाक की जो ज़ात है ना, वो इंसान के ऊपर कहते हैं ना कि वो जिम्मेदारी डालती है कि जो उसे बर्दाश्त करे, कोई भी मुसीबत हो। तो वो जो रात थी, मुझे ये तो यकीन था कि मैं फ़ाइनल में हूँ, और ये भी यकीन था कि इसे मैं सुबह बीट करूँगा, लेकिन अंदर एक अजीब सी कैफियत थी कि हार ना चाहूँ। लेकिन एक चीज़, जो चैम्पियन होता है ना, कोई भी किसी भी फील्ड का, उसके अंदर मैंने एक चीज़ सीखी थी कि उसके अंदर एक ही चीज़ होती है कि जब वो ग्राउंड में उतरता है ना, तो वो चाहे वो मैच हार दे, लेकिन वो ग्राउंड में उतरने से पहले यही कह देता है मैं तो जीत गया। तो वो जो एक अंदर चीज़ थी ना, मैं इससे तो सुबह फाइनल जीत जाऊंगा। लेकिन एक वो चीज़ भी थी कि यार मैंने कभी इंटरनेशनल इवेंट का फाइनल नहीं खेला, मैं शायद अपने आप के ऊपर ना कंट्रोल कर सकूं। लेकिन खैर सुबह फाइनल में पहुंच के फाइनल स्टार्ट हुआ, तो फाइनल में तकरीबन 95% मैं फाइनल हार चुका था। 5-3 मैं डाउन था, तो मुझे 3 फ्रेम चाहिए थे, उसे 1। तो बहुत ही एक टफ मैच के बाद 8 घंटे के बाद जब वो डिसाइडिंग फ्रेम था ना, तो मुस्लिम कंट्री है वो भी, लोग हैं ज़्यादा, तो ख़वातीन बच्चे जो पाकिस्तान के लिए आए थे फ्लैग लेके, डिसाइडिंग जो फ्रेम था, तो मैंने जब पूरे मैच में मैंने ऊपर नहीं देखा। जब मैंने ऐसे गर्दन उठा के ऐसे इधर उधर देखा ना, लोगों की तरफ जब ध्यान दिया गेम से निकाल के कि अपने आप को बाहर निकाल, तो सबके चेहरे पे ऐसे था कि किसी भी तरह हम जीत जाएं बस। वो मैंने सुना था कि वो तो कई बच्चे और खातीन आपके लिए रो रहे थे कल। बिल्कुल। तो ना जब मैं डाउन था, एक बच्चे की आवाज़ मेरे कान में आई थी कि मामा भाई तो हार जाएंगे, तो इसका मतलब है हम पाकिस्तान हार जाएगा। तो वो जो आवाज़ थी ना, तब मुझे एक अंदर पेन महसूस हुई कि नहीं, हिम्मत करनी चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर कोई मदद करेगी। तो
जब कह लें कि कोई भी जगह पे किसी भी चीज़ में इंसान जब हिम्मत नहीं ना हारता तो अल्लाह पाक ज़रूर मदद कर। वसीला बनता है, कोई ना कोई मदद अल्लाह पाक भेजता है। डिसाइडिंग फ्रेम में भी कह लें कि मेरे से एक ऐसी मिस्टेक हो गई थी कि फ़ाइनल हाथ से जाने लगा था, लेकिन मैं नहीं समझता कि आमिर जैसा प्लेयर उस कंडीशन में वो गलती कर दे, क्योंकि वो बहुत फाइनल खेल चुका है इंटरनेशनल के। उसने वहाँ पे एक मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से उसका ब्रेक आउट हो गया, तो उसे सेव करना पड़ा पोटिंग की बजाय। वो कहने के अल्लाह ताला का एक मौजज़ा था कि वो मुझे चांस मिल गया। और माशाल्लाह क्या खूबसूरत मौजज़ा, और आपकी मेहनत भी थी कि आपको अल्लाह ताला ने बनाया, और ये पाकिस्तान के लिए, आपके लिए तो थी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। और इस एज में प्रॉब्ली सेकंड यंगेस्ट आप जी। बने चैम्पियन भी, तो ये मेरा ख्याल है इससे बड़ी कोई अचीवमेंट हो नहीं सकती। एहसन, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, और हम दुआ और उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा ये वर्ल्ड चैम्पियन, ये ट्रॉफ़ी पाकिस्तान लेके आएँ। जिस तरह मोहम्मद यूसुफ साहब और मोहम्मद आसिफ साहब की खिदमात है, इसी तरह तीसरा नाम एहसन रमज़ान जो है वो सब कुछ पाकिस्तान के लिए करेगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, आपने बड़ी खूबसूरत इंस्पायरिंग किस्म की गुफ्तगू सुनी एहसन रमज़ान की। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट शो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।